हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने बाकी के 4 पार्ट्स को ज़रूर अच्छे तरीके से देख लिया होगा। ये जो सीरीज़ है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ है, क्योंकि इसमें हम बहुत बारीकी से क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहे ये सारे क्वेश्चंस। और इसमें आपको वो सभी क्वेश्चन देखने को मिलता है जो जनरली आपको इधर उधर देखने को नहीं मिलता और एग्जाम्स में डायरेक्ट आपको प्रश्न मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप रेगुलर बेसिस पे करने के लिए आप हमारे साथ इस सीरीज़ के साथ बने रह सकते हैं। और इससे पहले के बाकी के पार्ट्स को नहीं देखे तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके 5वें पार्ट की पीडीएफ जो होगी मैं आपको जो हमारे पेड कोर्सेज हैं उसमें डाल दूंगा। आप वहाँ पे जहाँ पे भी जुड़े हुए हैं जिस सभी कोर्सेज में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त जो है पाया जाता है किसमें। पुरुष सूक्त देखने को मिलता है ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद माना जाता है ऋग्वेद, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या होगा। वैदिक साहित्य का सही क्रम दो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और उसके बाद उपनिषद, ये 4 क्रम है। इनको सजाने के लिए मिल सकता है तो इसे आप याद रखिएगा। वैदिक संहिताएं, साथ साथ ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और उपनिषद, ये 4 जो कि वैदिक साहित्य के क्रम है। नेक्स्ट वन है कि मैत्रेय संहिता का संबंध है किस वेद से। तो मैत्रेय संहिता का जो संबंध है वो यजुर्वेद से, जिसको हम लोग दूसरा जो वेद मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा यजुर्वेद। और यजुर्वेद के संबंध में 2 पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, जैसे कि यज्ञों को संपन्न कराने के लिए जो उपयोगी मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उसका जो संग्रह है वो यजुर्वेद में ही देखने को मिलता है। और इसके जो उच्चारणकर्ता होते हैं उसे अधर्यु के नाम से जाना जाता है, अधर्यु, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि उत्तर वैदिक काल में किन राज्यों को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था तो वह कुरु और पंचाल। कुरु और पंचाल को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी पर आक्रमण जब 1296 में आक्रमण किया गया था उस वक्त कौन से वंश का शासक था। तो यादव वंश का शासक था। ठीक है, यादव वंश का शासक। और जो शासक थे वो कौन थे, रामचंद्र। तो अधिकतर रामचंद्र ही पूछा जाता है, इसको याद रहेगा। अगर वंश पूछा है तो यादव वंश। और ये आक्रमण कब था, देवगिरी पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 1296 ईस्वी में। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट वन है कि बाबर ने कलंदर की उपाधि कब धारण की थी। बाबर ने कलंदर की उपाधि कब धारण की थी। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो कि कलंदर की उपाधि धारण की थी। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी। तो ये याद रखिएगा, इसके 1 वर्ष के पश्चात जो राणा संघा के साथ युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में। तो 1527 में खानवा के युद्ध में राणा संघा को पराजित करने के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और गाजी का अर्थ होता है जो कि विश्वास का योद्धा। ठीक है, विश्वास का योद्धा, ये भी याद रखेंगे। अगला है कि महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रज़्मनामा। रज़्मनामा के नाम से किसके समय में हुआ था। तो अकबर के समय में हुआ था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि रज़नामा क्या है। तो ये महाभारत का ही फारसी अनुवाद है, फारसी नाम है रज़्मनामा। ठीक है, जय संहिता के नाम से भी जानते हैं महाभारत को, ये भी याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि मासिर ए आलमगिरी। मासिर ए आलमगिरी की रचना किसने की थी। तो मासिर ए आलमगिरी की रचना की गई थी साकी मुस्तईद खां। ठीक है, साकी मुस्तईद खां के द्वारा ये इसकी रचना की गई थी। और यहाँ पे जो आप रचना देख रहे हैं मासिर ए आलमगिरी, इसको जदुनाथ सरकार ने मुगल राज्य का गजेटियर कहा है। तो मुगल राज्य का गजेटियर किसने कहा है, तो जदुनाथ सरकार ने कहा है। यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला है कि नेहरू द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो ये देखिए जो पीछे से एग्जाम से उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इसको याद रखिएगा कि नेहरू द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग करके विभाजन की जो बात स्वीकार की गई थी, इसका मुख्य कारण ये था कि कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया था कि गृह युद्ध की अपेक्षा ज़्यादा जो श्रेयकर होगा वो विभाजन ही है। यानी कि कांग्रेसी नेताओं ने ये अनुभव किया था कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयकर है, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया था। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि लॉर्ड लिनलिथगो ने कब अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो ने कब प्रस्तुत किया था। तो 1940 में। लॉर्ड लिनलिथगो का जो समय था वो 1936 से लेकर के 1943 तक था। और इनके समय के सबसे महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन रहा, जिसमें महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। तो ये याद रखना है, लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए इसके बाद अगला है कि किसने कहा था कि मेरे बालक नहीं तुम
एक भारतीय प्रथम हो, इसके बाद एक मुसलमान हो। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार करके इन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया था, बांकीपुर जेल में रखा गया था। ये चीज़ याद रखिएगा। 4 अप्रैल 1919, डेट याद रखना, 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण किसने दिया था? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 प्रश्न ध्यान रखना है। पहला की डेट है 4 अप्रैल 1919 को, कहाँ पर? दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच पर हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र की भांति रहेगा, इसका उपयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा? ध्यान समझिए, ये कथन किसका था कि अनुच्छेद 356 है। 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन यानी कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र की भांति रहेगा, इसका उपयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। ये जो कथन था वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का था, यानी यहाँ पे अम्बेडकर बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न ये है कि लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य किस न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का जो कार्य है वो केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत। अगर आपसे पूछा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? तो कोलकाता क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये याद रखिएगा, कोलकाता क्षेत्र के अंतर्गत। राष्ट्रपति के अध्यादेश का अनुच्छेद कौन सा? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 123 के तहत, जबकि राज्यपाल का है 213 के अंतर्गत, राज्यपाल का 213 के अंतर्गत। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न ये है कि पृथ्वी के बहन ग्रह के रूप में किसको जाना जाता है? पृथ्वी के बहन ग्रह के रूप में किसको जानते हैं? शुक्र को जानते हैं। शुक्र यानी कि वेनस आकार एवं द्रव्यमान में लगभग समानता के कारण इसको माना जाता है कि पृथ्वी की बहन है। और शुक्र और साथ ही साथ बुध हमारे सौरमंडल के 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है, उपग्रह अपना नहीं है। शुक्र जो होता है वो बाकी शुक्र और यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, यूवी से आप याद रखिए, यूवी यानी यू का मतलब यूरेनस और वी मतलब वेनस। ये जो 2 ग्रह हैं वो क्या करते हैं? सभी जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, लेकिन ये जो 2 ग्रह हैं ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वन है कि विल्ड प्लैनेट यानी घुमा हुआ ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? तो इसे भी शुक्र को ही कहते हैं, शुक्र को ही कहा जाता है विल्ड प्लैनेट, घुमा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह के रूप में हम लोग अरुण को जानते हैं ना, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न ये बनता है कि किलाओ, माउंट रेनियर, माउंट शास्ता, माउंट यहाँ पे क्या है? माउंट हुड और साथ ही साथ 3 सिस्टर्स एवं कह सकते हैं येलोस्टोन ज्वालामुखी, ये किस देश में पड़ते हैं? तो ये यूएसए में स्थित है। ये नाम याद रखेगा सभी के सभी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किलोवा जो होता है ये पूछा जाता है कहाँ पर है, तो किलोवा यूएसए में। कौन सा महासागर एस आकार का है? कौन सा महासागर एस आकार का है? तो अटलांटिक महासागर एस आकार का, अटलांटिक महासागर। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है कौन? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है बेरिंग जल संधि। मैंने आपको जल संधि पर एक वीडियो बनाया है, आप उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, ऊपर में आपको आई बटन में लिंक मिल रहा होगा, दिख रहा होगा। तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है बेरिंग जल संधि। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं किन की कक्षाओं के बीच घूमते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच घूमते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होते रहता है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि ब्लू माउंटेन पीक किस राज्य में है? ब्लू माउंटेन पीक मिजोरम के अंतर्गत होता है, ब्लू माउंटेन पीक मिजोरम के अंतर्गत। भारत में समुद्री कछुआ परियोजना जब स्टार्ट कब की गई थी? तो समुद्री कछुआ परियोजना 1995 में स्टार्ट किया गया था, 1995 में। खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और घटक, ये याद रखना है। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक राइजोफोरा। ठीक है, राइजोफोरा यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद जैव विविधता पर सम्मेलन, जैव विविधता पर सम्मेलन कब हुआ था? तो 5 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में, और ये प्रभावी हुआ था 29 दिसंबर 1993 से, यानी 92 में सम्मेलन हुआ, 93 से ये प्रभावी हुआ। डेट भी याद रखिएगा, 5 जून 1992 को ये सम्मेलन हुई थी, 29 दिसंबर 1993 से ये जो कि प्रभाव में आया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के साथ है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। और इसके बाद याद रखिएगा
वन संरक्षण अधिनियम 1980 होता है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये तीनों के तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? ग्रीन मफलर का संबंध हो जाता है ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से। आधुनिक जो मुद्रा नोट प्रेस है, आधुनिक मुद्रा नोट प्रेस है सल्बोनी। सल्बोनी कहाँ स्थित है? तो सल्बोनी स्थित है पश्चिम बंगाल में। सल्बोनी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। खादी और ग्रामीण औद्योगिक जो आयोग है, जिसको हम लोग KVIC के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, क्योंकि इसकी स्थापना 1956 में किया गया था, 1956 में। शून्य आधारित बजट के प्रतिपादक किसको माना जाता है? शून्य आधारित बजट के प्रतिपादक पीटर पार्चर को माना जाता है। पीटर पार्चर को माना जाता है, नाम याद रखना। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी और उस वक्त मराठा नेतृत्व कौन कर रही थी? ताराबाई। ताराबाई, ये नाम याद रखना। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि फंडामेंटल फिजिक्स पुरस्कार का पहले प्राप्तकर्ता कौन है? फंडामेंटल फिजिक्स पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता अशोक सेन। अशोक सेन करेक्ट होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में किया गया था, नाम याद रखना। भारत की ग्रैंड कैनियन के नाम से किसको जानते हैं? भारत की ग्रैंड कैनियन, तो गैंडीकोटा के महान कैनियन जो है, इसको कहा जाता है भारत की ग्रैंड कैनियन। काजाकिस्तान की मुद्रा क्या? तो काजाकिस्तान की मुद्रा होती है तेनेगे। तेनेगे होता है काजाकिस्तान की मुद्रा। मैंने देश और राजधानी पर एक अलग वीडियो बना रखा है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में संचार करते हैं तो क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग अंतरवैयक्तिक जो कि संचार के नाम से जानते हैं। DCM ट्रॉफी का संबंध किससे? तो DCM ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से होता है। DCM ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से होता है, याद रखना है। अगला है कि पहली बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब किया गया था? पहली बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन 1930 में किया गया था। पहली बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन 1930 में किया गया था। ओलंपिक में सर्वप्रथम शुभंकर का प्रयोग यानी मस्कट का जो प्रयोग किया जाने लगा वो कब से? तो 1968 से मैक्सिको सिटी में जब आयोजन किया गया था ओलंपिक 1968 में, वहाँ से शुभंकर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमारे पास यही सारे प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, ताकि आपको इसी तरह की रोजाना एक न्यू वीडियो, फ्रेश वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।